कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के इस सक्सेस को किस प्रकार से आम जनता के बीच में और पॉलिटिकल सर्कल में देखा जाना चाहिए, खासकर 2024 के परिप्रेक्ष्य में। आप म्यूट हैं। धन्यवाद। देखिए, 2024 का जो परिप्रेक्ष्य है लोकसभा का, वो तो जो विपक्षी एकता है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। विपक्षी एकता हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो और एक नेता को सब लोग मान जाएं जो खासतौर पे उत्तर भारत का हो और जो सभी तरह के वर्गों को रिप्रेजेंट करता हो। तो 2024 तो उस पर निर्भर करता है। लेकिन अभी की अगर हम दिल्ली की बात करें, जो चुनाव के परिणाम आए हैं, तो दिल्ली में एक बेसिकली क्लास डिवाइड है। 1993 का इलेक्शन था, जो आखिरी विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और अब जो नेक्स्ट विधानसभा का चुनाव है वो 2025 में है। तो यानी 32 साल तक कोई चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, हम ये कह सकते हैं। पिछले 30 साल से तो नहीं जीती विधानसभा का कोई चुनाव। तो दिल्ली में है क्या कि एक टोटल क्लास डिवाइड है, और जिसको दूसरे शब्दों में एक गोदी मीडिया के पत्रकार ने भी मतलब बड़ा डेरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसका जिक्र किया है, वो ये है कि यहाँ पे एक गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, और एक जो है टोटली जिसको बोलते हैं कि खाते पीते लोग हैं, और एक उच्च वर्ग जिसको बोल सकते हैं, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है दिल्ली में, एक अर्बन एरिया होने की वजह से। तो ये क्लास डिवाइड लगातार चल रहा है। 1993 में जब जनता दल यहाँ पे लड़ी थी और बहुत ही ताकतवर पार्टी बन के लड़ी थी, तो ये था कि विपक्षी वोट जो था, ये जो क्लासेस, जो भी समीकरण मैंने आपको बताया जिसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और जो प्रोग्रेसिव क्लास होती है, वो डिवाइड हो गया था जनता दल और कांग्रेस के बीच में। तो बीजेपी 1993 में विधानसभा के चुनाव जीत गई थी। उसके बाद जो है जनता दल जैसे ही लुप्त प्राय कह लीजिए उसका, या उसका कह लीजिए कि वोट शेयर कम हो गया दिल्ली में, उसके बाद शीला दीक्षित जी आई, और लगातार शीला दीक्षित जी ने 3 चुनाव जीते 15 साल तक। और उसके बाद जो है जब शीला दीक्षित जी की बधाई हुई, तो एक और पार्टी आ गई जो लगभग उन्हीं वर्गों को रिप्रेजेंट करती है, जो आम आदमी पार्टी है, जो उन्हीं वर्गों के कल्याण की बात करती है। अब देखिए, बसों में फ्री अगर बस किसी महिला के लिए करती है आम आदमी पार्टी, तो उससे अपर क्लास को कोई लाभ नहीं होता। जो बिजली भी है 200 यूनिट तक अगर फ्री की जाती है, तो जो अपर क्लास जो है, जो उच्च आर्थिक वर्ग है, जो उच्च मध्यम वर्ग है, तो उसको तो 400 से ज्यादा यूनिट उसके खर्च होती है घर में, उसको उस सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता। और ना वो सरकारी अस्पतालों में जाते, ना वो मोहल्ला क्लिनिक में जाते, ना वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते। तो वो वर्ग तो बीजेपी को वोट दे देता है। लेकिन जिन वर्गों को लाभ हो रहा है, और खासतौर पर जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, जो अल्पसंख्यक हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं, वो लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ा रहेगा। तो बेसिकली वही समीकरण जो कभी इंदिरा गांधी का था, फिर शीला दीक्षित का हुआ, और वही आम आदमी पार्टी को उन्हीं वर्गों के लोग लगातार वोट देते आ रहे हैं। और वो मुझे लगता है कि वो ये ट्रेंड अभी चलेगा। और मोदी जी का जो तिलिस्म कह लीजिए, जादू कह लीजिए, मुझे लगता है कि अब वो सूरज डूबने को है। और 2024 में देखिए, विपक्षी जो दल है, वो एक कोई नीतीश कुमार जैसा चेहरा अगर आगे कर दें, जो साफ सुथरी छवि का हो, जो तमाम वर्गों को लेकर के चलता हो, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, सबको साथ लेकर चलता हो, और सुशासन दे सकता हो, जिसने एस्टेब्लिश कर दिया हो कि भाई सुशासन दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ पूरी जनता देश की उनके पीछे लग जाएगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो जाएगा। तो वो तो एक तरीका है जो मोदी जी को हराया जा सकता, क्योंकि मोदी जी के पास साधन बहुत ज्यादा है, अथाह साधन है। जब तक विपक्षी एकता नहीं होगी, तब तक 2024 का खेल बनेगा नहीं। जो उत्तर भारत है, जिसको काउ बेल्ट बोलते हैं हम, उसमें जब तक किसी की अपील ना हो, और मैं फिर मतलब मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हूं या कुछ और बात है अभी, लेकिन फिर भी जो नीतीश कुमार जैसा एक नेतृत्व है,
उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पैन इंडियन हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की पैन इंडियन एक्सेप्टेबिलिटी होना बहुत मुश्किल काम है, ये मुझे लगता है। और वो उस तो लेवल एक चीज तक। बताइए अनिल जी, क्योंकि आप हाँ लंबे जी। समय से सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, जी मैंने जी। दो एंटी करप्शन क्रूसेडर के बारे में, एक को देखा एक के बारे में सुना पढ़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह और अरविंद केजरीवाल। वो इलाहाबाद का बाई इलेक्शन जीते और नेशनल पर्सपेक्टिव में खुद को लेकर आए। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को एक बहुत ही छोटे स्पेस में सीमित करने की ये कोशिश 2015 से ही क्यों की, 2013 से ही क्यों की थी? क्या आपको लगता है कि ऐसा करके उन्होंने एक तरह से जो एंटी करप्शन कहें या एंटी कांग्रेस कहें, जो कि उस समय करप्शन मुद्दा था 12-13 में विनोद राय के सीएजी के वो फर्जी डेटा के बाद, तो आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि ये रणनीतिक चूक थी अरविंद केजरीवाल की, या गोल ही छोटा सेट कर रखा था? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के देखिए ऐसा है, ये एक एनजीओ से राजनीति में आए हैं और कई इनके साथी बताते हैं कि ये एक एनजीओ की तरह ही पार्टी को भी चलाते हैं कुछ कुछ। तो ये किसी विचारधारा में, जैसे कोई स्टूडेंट होता है, कोई समाजवादी आंदोलन में जाता है, कोई वामपंथी आंदोलन में जाता है, कोई एबीवीपी में चला जाता है, तो उससे निकले हुए जो होते हैं नेता, उनकी एक विचारधारा होती है। तो इनकी शायद एडॉप्टेबिलिटी जो इतनी ज्यादा है, उसका भी एक कारण ये है कि वो किसी विचार से बंधे हुए नहीं है, उनके दिमाग में कि कोई विचारधारा है नहीं उनके डीएनए में। तो लेकिन वो उनकी फिर एक, जिसको कहते हैं, एक ग्लास सीलिंग को वो टच करते हैं। आप कोई कह सकता है कि ये देश के नेता बन जाए। मैं देखता हूँ आम आदमी के बड़े बड़े कार्यकर्ता कहते हैं अब देखना जी प्रधानमंत्री भी अरविंद केजरीवाल बनेगा, देखना 2024 में, इस तरह की बातें। लेकिन मेरा जो अनुभव है और जो सीमित मेरी जानकारी है, उस हिसाब से एक लिमिट है। अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू टच ग्लास सीलिंग, उसके ऊपर जाने की इनकी वो नहीं है। जो हमारे देश की जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह की हमारा देश विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, जी ठीक है, कई धर्म है हमारे देश में, तो मैं नहीं समझता कि अब ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं बाय द वे, और मैं भी वैसे हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ। तो हरियाणा में इनकी अपील ऑलमोस्ट जीरो है। इनकी अपील नहीं है हरियाणा में। हरियाणा में अभी आपने देखा कि इनका एक कैंडिडेट लड़ा आदमपुर सीट से, जहां कुलदीप बिश्नोई का बेटा लड़ रहा था, जो भजनलाल की फैमिली पुराने मुख्यमंत्री से बिलोंग करता है। तो वहां इनकी जमानतें जब्त हो गई। तो जबकि बिलोंग करते वहीं उसी क्षेत्र से जहां से वो चुनाव हो रहा था। तो जब हरियाणा जो बिल्कुल नेक्स्ट डोर है दिल्ली का, वहां अपील नहीं इनकी हो पा रही। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में भी मेरे को नहीं लगता इनकी अपील हो, जो बिल्कुल अर्बनाइज्ड है, नोएडा है, गाजियाबाद है। हालांकि अर्बन फेनोमेना तो है ये, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनका इनरोड्स कल को हो पाएंगे। उत्तराखंड में आपने देखा कि टोटल फ्लॉप रहे, हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल फ्लॉप होने जा रहे हैं। तो एक लिमिटेड इनकी वो है, उससे आगे नहीं जा सकते। जी अभिषेक जी। और एक छोटा सा सवाल और है कि जो आम आदमी पार्टी का जो एक रिसर्जेंस इसको कह सकते हैं, लोकसभा चुनाव में बड़ी हार हुई थी, इसके बाद इस आम आदमी पार्टी के मजबूत होने से, दो राज्यों में है, तीसरे में मजबूत दस्तक देने की बात कही जा रही है। इसके बाद एंटी बीजेपी फोर्सेस, जो अपोजिशन का एक बड़ा सा जो अलायंस बनता हुआ है, शेप लेता हुआ दिख रहा है, उस स्पेस में आम आदमी पार्टी फ्रिक्शन पैदा करती हुई दिखाई देती है, या आम आदमी पार्टी उस ऑपोजिशन के को स्ट्रेंथन करती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए, जहां तक मैं जानता हूं और जो जिस तरह के बयान आते हैं अरविंद केजरीवाल के, वो अपने आप को इस गठबंधन में मिसफिट मानते हैं कि किसी और के वो नेतृत्व को स्वीकार कर नहीं सकते, जिस तरह का उनका एक एटीट्यूड कह लीजिए। और उनकी बातें जो हैं वो उस गठबंधन में कितनी सुनी जाएंगी। एक आप चीज मानिएगा कि कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिक मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर आप इनका अध्ययन करें, तो थोड़ा इनमें तानाशाही की प्रवृत्ति भी है। जो इन्होंने व्यवहार प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और कुछ लोगों के साथ जैसा किया है, जैसे आशुतोष जी और इन सब लोगों को इस तरह से नजरअंदाज किया और नॉन पॉलिटिकल टाइप के लोगों को राज्यसभा में ले आए, तो कहीं ना कहीं जैसे मोदी जी में जो आत्ममुग्ध रहते हैं मोदी जी, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, ये जरूर है कि जो दिल्ली के गरीब वर्गों को इनसे लाभ हो रहा है। मैं फिर से कहता हूँ,
जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उनको लाभ हुआ इनकी नीतियों से। तो कुछ कुछ जैसे एक जिसको कहते हैं क्लास, जिसको कहते हैं क्लास डिवाइड जो है दिल्ली में, लेकिन उसके कुछ इनमें जो खामियां हैं वो इनको एक सीमा से आगे नहीं जाने देंगी। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हरभजन सिंह एंड्रू साइमंड से लड़ सकते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ सकते? आप देखिए ना, वहां पे पंजाब से भी किस तरह के राज्यसभा के जो थोड़ा पूंजीपति और खाते पीते लोग हैं वो आए। दिल्ली में सब जानते हैं सुशील गुप्ता को ये लेकर के आए राज्यसभा में। तो और पार्टी में ये किसी के सुनते नहीं है। इनकी जो कुछ ऑडियो वगैरह भी लीक हुई है, उसमें ये क्या बात करते हैं, किस तरह के भाषा बोलते हैं अपने साथियों के बारे में। तो वो इनकी लिमिटेशन है। ये मतलब जैसे मोदी जी हैं व्यवहार में, ये भी अपनी पार्टी में वैसे ही हैं, अपने अलावा किसी को दूसरे को सुनने को तैयार नहीं, जिसको कहते हैं नार्सिसिज्म जिसको बोलते हैं, आत्ममुग्धता। अनिल जी सुलक्ष्मी ने भी कहा था कि चितरंजन पार्क जो मिनी बंगाल है वहां पर आम आदमी पार्टी ने एक जोरदार दस्तक दी है एमसीडी के माध्यम से, असेंबली में तो दे ही चुकी है। क्या आपको लगता है कि बंगाल का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां के लोग बंगाली भद्रलोक का हिस्सा वहां पे नहीं होगा? डायरेक्ट कनेक्शन है। मुझे याद है मैं तब उसी इलाके में रहता था, ममता बनर्जी यूपीए 2 में रेल मंत्री बनी थी। उस समय रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर दिल्ली में किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में खुला था, तो चितरंजन पार्क में खुला था। मुझे याद है अच्छे तरीके से, वहां जाकर के लोग टिकट भी कटाते थे। तो आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से बीजेपी कमजोर पड़ी है, काफी कमजोर पड़ी है, क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री वहां हो सकती है? कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा बंगाल में लोकसभा में। देखिए, बंगाल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है। वहां बीजेपी को घुसने में बहुत मतलब उन्होंने सारे संसाधन लगा दिए थे, पूरी ताकत लगा दी थी अमित शाह ने, लेकिन वो इनरोड्स नहीं बजा पाए। और जहां तक चितरंजन पार्क है, तो मैं नहीं समझता कि चितरंजन पार्क रियल बंगाल को रिप्रेजेंट करता है। आपने ठीक कहा कि भद्रलोक जो बंगाल के हैं वो रहते हैं चितरंजन पार्क में, लेकिन जो वेस्ट बंगाल का जो कैरेक्टर है उसको चितरंजन पार्क नहीं रिप्रेजेंट करता। ये कह सकते हैं कि बंगाल की जो अपर क्लास है उसको रिप्रेजेंट करता है चितरंजन पार्क। तो बंगाल तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं तो आपको फिर दोबारा कह रहा हूं कि हरियाणा तो इनका होम स्टेट है अरविंद केजरीवाल का। ये हिसार से बिलोंग करते हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो ये हिसार में ही, पूरा हरियाणा में 21 जिले छोड़ दीजिए, केवल हिसार जिले में ही अगर अपनी आम आदमी पार्टी की पैठ बना ले तो मैं उसको ही बहुत बड़ी बात मान लूंगा। वो भी नहीं हो पाएगा। तो हर जगह की राजनीति अलग है। अर्बन फेनोमेना जरूर है ये मैं कहूंगा। तो हो सकता है कि कल को पुणे में जैसे पीछे इनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। अर्बन फेनोमेना है तो खैर 2021 का सेंसस नहीं हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने सेंसस नहीं करवाया, कोरोना का उस समय वो था, लॉकडाउन था, उसके बाद हुआ ही नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हरियाणा में जो आज का हरियाणा, उसके पॉपुलेशन को आप देखें तो अब जो जनगणना होगी, आपको अंदाजा होना चाहिए कि दिल्ली एनसीआर आधा हरियाणा हो चुका है। अर्बन पॉपुलेशन अराउंड 50% जा सकती है हरियाणा में। जिस ढंग से वर्टिकल डेवलपमेंट, हॉरिजॉन्टल नहीं, हाई राइज को मैं वर्टिकल डेवलपमेंट मानता हूं, जिस प्रकार से गुड़गांव में, फरीदाबाद में, रोहतक में और जो उत्तम नगर के उधर का इलाका जो है, नजफगढ़ के आगे का इलाका अर्बनाइज हुआ है, उससे आप देख सकते हैं कि जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो बना है ना दिल्ली के चारों तरफ, उसके अंदर में जो हरियाणा है, उसमें हरियाणा की आधी पॉपुलेशन आज की तारीख में है, आधे से ज्यादा भी हो सकती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हरियाणा में इसके लिए स्पेस नहीं है? वहां भी स्पेस बना सकते हैं। गुड़गांव में तो पानी साफ है, सड़कें खराब है। अभिषेक जी, गुड़गांव एक एक्सेप्शन कह लीजिए उसको, क्योंकि हर स्टेट के लोग आकर के गुड़गांव में बसे हुए हैं। लेकिन जो हरियाणा के शहर है, मान लीजिए रोहतक है, वो कह करके तो अर्बन है, लेकिन उसका करेक्टर वही है जो हरियाणा का रूरल एरिया का करेक्टर है। रोहतक शहर एक बहुत बड़ा शहर है, वहां पे IIM खुल गया है, मेडिकल कॉलेज है। लेकिन रोहतक जैसे जो बड़े शहर है, मैं हिसार का नाम ले रहा हूं आपके सामने, वो भी अपने आप में एक शहर है। सोनीपत बिल्कुल दिल्ली से लगता शहर है, बहादुरगढ़ दिल्ली से लगता शहर है। तो उनका करेक्टर जो है उसमें आम आदमी पार्टी चली ही नहीं सकती, मेरा अपना मानना ये। आपने सोनीपत का जिक्र किया, अब एक चीज सीधे सीधे मैं आपसे पूछता हूं, मेरे कानों तक भी कुछ चर्चा आई है कि हरियाणा से आने वाले एक बहुत बड़े क्रिकेटर, बहुत बड़ा नाम लेना उचित नहीं है, दर्शक समझ गए होंगे, तमाम उपलब्धियां, वर्ल्ड रिकॉर्ड एक जमाने में उनके नाम रहा है,
उनका नाम हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पे कुछ लोग अभी से उठा रहे हैं। जब कॉमेडियन बन नहीं, सकता है आप तो कितना नहीं बन सकता। मेरे ख्याल वो सोनीपत से नहीं है, वो जिस इलाके से आते हैं शायद वो अलग इलाका है, झज्जर के पास रोहतक से जुड़ा हुआ इलाका है, तो वो उस इलाके से आते हैं। देखिए, नाम तो ये ढूंढते हैं, जैसे गुजरात में ईसुदन गदवी जो है बहुत कामयाब एंकर थे टीवी पे, कई बहुत लोग ये भी पॉपुलर। कहते हैं सर कि पिछले गोवा के विधानसभा चुनाव में राजदीप सरदेसाई को भी ऑफर दिया गया था कि आपका गांव वहां है, आप चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो सकते हैं। जी, सुनने में आया था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो देखिए, इनको हर स्टेट में एक आइकन तो चाहिए। जैसे इनको पंजाब में भगवंत मान मिल गया, तो इस तरह का एक आइकन इनको चाहिए जिसके साथ ये मिलकर के उस स्टेट में इनरोड्स बना मैं सके। बिहार की भी चर्चा लगे हाथ आपको कर दूं। एक बिहार के सुपर 30 चलाने वाले एक अति पिछड़ी, जिसको ईबीसी कहते हैं बिहार में, अति पिछड़ा समाज, उससे आते हैं, काफी बड़ा नाम है, आईआईटी में एडमिशन दिलाते हैं। उन पर भी आम आदमी पार्टी की नजर है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो वहां चेहरे बनाए जा सकते हैं। नहीं नहीं, वो ठीक है, कुछ लोग हैं जिन्होंने समाज में काम किया, अच्छा काम किया है, बिल्कुल उनके ऊपर आप फिल्म भी बना सकते हैं और उनके आप टीवी की सीरीज भी बना सकते हैं। लेकिन वो पॉलिटिक्स में, देखिए पॉलिटिक्स इतनी आसान चीज होती तो बात ही क्या थी। राजनीति में बहुत जूते चप्पल घिसने पड़ते हैं, इतना आसान नहीं है कि भाई आपने ड्राइंग रूम में बैठ करके, या आप ठीक है, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके माहिर हैं, आपका नाम है, जनता में आपकी एक जिसको कहते हैं कि श्रद्धा है आपके प्रति, लेकिन राजनीति बिल्कुल अलग ही, जिसको कहते हैं कप ऑफ टी है।